हेलो एवरीवन, आई एम अविनाश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लिव फॉर फिजिकल एजुकेशन। आज जो मैं डिस्कस करने के लिए लाया वो है फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर का इस सेशन के लिए 2021 के लिए, जो कि सीबीएसई ने इशू किया है। और जो लास्ट टर्म के जो कंपैरिजन में, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इट इज़ टोटली डिफरेंट। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थोड़ा कम करे हैं, अजर्शन वाले क्वेश्चन, केस स्टडीज़ क्वेश्चन, पिक्चर को रिकग्नाइज करने का क्वेश्चन, ये थोड़ा इन्वॉल्व हो गए हैं। तो थोड़ा डिफरेंट पैटर्न यहाँ पे दिया है। सो आज हम यही डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कस करके आपको पूरा पेपर इसमें डिस्कस होगा प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरवल ट्रेनिंग इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग। जो इंटरनल ट्रेनिंग है वो उससे क्या डेवलप होता है हमारा? राइट आंसर विल बी एंड्योरेंस। देन जो ऑप्शन में इसका दूसरा क्वेश्चन है वो है रेजिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट फटीग। फटीग के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस काम करता है वो कौन सा होता है? हमारा एंड्योरेंस। ठीक है, वो क्या होता है? एंड्योरेंस। कि आप थकान के बावजूद भी या बिना थके आप कौन सी एक्टिविटीज़ लॉन्ग ड्यूरेशन तक करते हो, वो हमारा एंड्योरेंस होता है। देन स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है जितनी हमारी मसल्स फोर्स एग्जर्ट करती हैं। स्पीड क्या होता है? जो मूवमेंट हम करते हैं बहुत स्पीड से। और एजिलिटी, आप मूवमेंट कितनी जल्दी कोई चीज़ आप मूवमेंट में कर रहे हो। तो आंसर क्या हो जाए इसका? एंड्योरेंस। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज द नेट फोर्स इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन इट मास। द राइट आंसर विल बी मास। देन थर्ड क्वेश्चन आपका, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड आर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो स्पीड को डिटरमाइन करता है, इफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है। जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है वो भी स्पीड को डिटरमाइन करता है। जितनी स्पीड से एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में स्पीड भी होगी, स्ट्रेंथ भी होगी। बॉडी वेट नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जितना ज़्यादा बॉडी वेट होगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर कोई जिनका वेट ज़्यादा है वो स्पीड से रनिंग करेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। देन मसल्स कंपोजिशन। मसल्स कंपोजिशन मतलब मसल्स के जो टाइप्स होते हैं, मसल्स दो टाइप के होते हैं यहाँ पे हमारे पास। जो फाइबर्स होते हैं बेसिकली, मसल कंपोजिशन जो फाइबर से बनते हैं, रेड रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर्स। तो जो हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। स्पीड मतलब मसल्स कंपोजिशन पे भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड सी विल बी द राइट आंसर। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन में क्वेश्चन है हमारा इसमें, वो क्या है? डैश बोन्स कम आउट ऑफ सॉकेट इन हिप डिसलोकेशन। जब हिप में डिसलोकेशन होती है, मतलब जो जॉइंट इंजरी है, उसमें कौन सी बोन आती है? तो ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो, टीबिया फिबुला, ये हमारी नी से लेके एंकल के बीच में होती है, तो ये बिल्कुल नहीं होगी। देन ह्यूमरस, ह्यूमरस हमारी शोल्डर जॉइंट से लेके एल्बो जॉइंट के बीच में होती है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। देन राइट आंसर विल बी फीमर। जो फीमर बोन होती है वो हमारी हिप से कनेक्ट होकर और हमारे नी के बीच में तक आती है। ये लॉन्गेस्ट बोन भी है, तो राइट आंसर विल बी फीमर। देन द फोर्थ क्वेश्चन इज द वर्ड मीजो इन मेजोमॉर्फ इज रिलेटेड टू। जो हमारे शेल्डन के जो बॉडी टाइप्स हैं, एंडोमॉर्फ, मेजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, इनमें मेजोमॉर्फ किसके लिए है? तो पहला ऑप्शन है पे फैट। फैट बिल्कुल नहीं होगा। जो फैट होता है वो एंडोमॉर्फ वाले बॉडी टाइप्स होती है। लीन बिल्कुल पतले होते हैं, वो एक्टोमॉर्फ में आती है। देन मस्कुलर, तो राइट आंसर विल बी मस्कुलर। जो मस्कुलर हैं वो किस में आते हैं? मेजोमॉर्फ में। देन जो फिफ्थ क्वेश्चन है, अ पैटर्न ऑफ डिसओबीडियंस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम। जो डिसओबीडियंट है वो कौन से, ये पैटर्न किस बच्चों में देखने को मिलता है हमें? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे एसपीडी, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसमें सेंसस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। देन यहाँ पे ओबीसी है, ओसीडी है, यहाँ पे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि हमें बच्चे को बार बार उसको हाथ धोने की प्रॉब्लम होती है, एक ही चीज़ रिपीट करने की, तो ये भी नहीं होगा। देन अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो इसमें रिलेटेड प्रॉब्लम होती है बच्चों को, उनका अटेंशन नहीं होता। तो लास्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे? ओडीडी, ऑपोजिशन डिफेंड डिसऑर्डर। और इसी में ही जो बच्चे हैं वो बहुत डिसोबीडियंट होते हैं, थोड़ा डिस्ट्रप्टिव होते हैं, डिस्टर्ब करते हैं बार बार। तो राइट आंसर विल बी ओडीडी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बाय। इट इज़ अ मेथड ऑफ ड्राइंग फिक्सचर। ये बिल्कुल आंसर नहीं है इसका। फिक्सचर को बनाने के लिए अलग अलग मेथड होता है, नॉकआउट मेथड होता है, लीग मेथड होता है। देन पॉइंट सिस्टम फॉर टीम गेम्स, ये भी बिल्कुल इसका आंसर नहीं है। देन प्लेसिंग ऑफ टीम्स अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम टीम को जब रखते हैं तो वो सीडिंग में आता है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है? एडवांटेज गिवन टू अ टीम टू द एडवांटेज गिवन टू अ टीम टू नॉट प्ले इन द इनिशियल राउंड। बाय मतलब होता है कि वो एडवांटेज मिलती है टीम को जो इनिशियल राउंड पे नहीं खेलते हैं वो।
नाउ जो सेवेंथ क्वेश्चन है यहाँ पे वो है डिसलोकेशन इज रिलेटेड टू। डिसलोकेशन इसमें कौन सी इंजरी से रिलेटेड है, तो हम ऑप्शन से जाते हैं बोन इंजरी। बोन इंजरी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। जो बोन इंजरी होती है वो हमारी बोन्स में होती है, बेसिकली जो फ्रैक्चर्स होते हैं हमारे। फिर स्किन इंजरी की बात करते हैं हम, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। देन मसल इंजरी की बात करते हैं, ये भी नहीं होगा। द राइट आंसर विल बी जॉइंट इंजरीज। जो डिसलोकेशन होता है वो हमारे जॉइंट्स में होता है। किस में होता है? हमारे जॉइंट्स में। देन ऑप्शन में क्या है इसमें दूसरा क्वेश्चन, फ्रैक्चर वेयर अ पार्ट ऑफ अ ब्रोकन बोन एंटर अनदर बोन। जब फ्रैक्चर होता है तो बोन का एक पार्ट दूसरी बोन में एंटर हो जाता है। तो ऑप्शन से हम चेक करते हैं पहले। देखो आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन अगर हम ऑप्शन एक आंसर बताऊंगा मैं, अगर ऑप्शन सारे, तो आपको चार जो ऑप्शन है आपके उसका सबका पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है सिंपल फ्रैक्चर, जिसमें क्या होता है कि कोई वुंड नहीं होता, घाव नहीं होता, खाली जो बोन है वो एक जगह से टूट जाती है। तो ये भी बिल्कुल इसका आंसर नहीं है। फिर हम बात करते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर की। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है, जो फ्रैक्चर है वो स्किन से बाहर आ जाता है, मसल्स को डैमेज करता है, तो ये भी इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। हाँ, देन इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इम्पैक्ट मतलब जब एक बोन जब टूट के दूसरी बोन में एंटर हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट फ्रैक्चर। तो आंसर विल बी इम्पैक्ट फ्रैक्चर। देखो हम इसे ही पता कर सकते हैं, यहाँ पे दो बोन की बात कर रहे हैं, जब एक बोन टूट के दूसरी बोन में जाती है, तो मतलब इम्पैक्ट के लिए भी दो चीज़ें होनी चाहिए, किसी एक चीज़ का इम्पैक्ट दूसरी चीज़ पे पड़े। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। देन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है कि जहाँ पे बोन थोड़ा बेंड हो जाती है, बच्चों में देखने को मिलता है इस बोन को। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? इम्पैक्ट फ्रैक्चर। देन एट्थ क्वेश्चन इज एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन इज कॉल्ड। जब वो एबिलिटी, जब हम स्टेशनरी पोजीशन से मैक्सिमम स्पीड तक हम पहुंच जाते हैं, तो राइट आंसर विल बी एसेलरेशन एबिलिटी। क्या होगी वो? एसेलरेशन एबिलिटी। स्पीड एंड्योरेंस में क्या होगा, आप स्पीड से कोई एक्टिविटी कर रहे हो और उसमें आपको थकान भी नहीं लग रही है, तो स्पीड एंड्योरेंस हो गया हमारा। देन अगर हम लोकोमोटर एबिलिटी की बात करते हैं, तो मैक्सिमम स्पीड को मैक्सिमम टाइम तक मेंटेन रखना वो हमारा लोकोमोटर एबिलिटी होता है। और जो मूवमेंट स्पीड है उसमें हम कितने कम टाइम में हम मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। देन नाइन्थ क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू प्लेस फॉर मेल इन VO2 मैक्स फॉर्मूला। क्वेश्चन में ये था कि मेल के लिए VO2 मैक्स 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 में फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेल के लिए कितना होता है? 1। मेल के लिए कितना है यहाँ पे? 1। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1। अब जो 10th क्वेश्चन है यहाँ पे, वन ऑफ द पॉसिबल कॉजेज फॉर ओबेसिटी कुड बी। ओबेसिटी के लिए ओबेसिटी के लिए यहाँ पे कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं? हेरिडिटी, जो हमारे जीन्स में होती हैं, वो बिल्कुल हो सकता है। एक्सेसिव ईटिंग, ये तो सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा खाने से भी मोटापा बढ़ जाता है। फास्ट मेटाबॉलिज्म, ये नहीं है यहाँ पे ऑप्शन। फास्ट मेटाबॉलिज्म मतलब कितनी जल्दी कन्वर्ट करा एनर्जी, अगर एनर्जी कन्वर्ट होती रही है हमारे टाइम टू टाइम, तो ओबेसिटी होने के चांसेस ही नहीं है। तो द राइट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। हेरिडिटी पे और फास्ट मेटाबॉलिज्म पे ये डिपेंड करता है। देन 11th क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि एजर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है, एजर्शन और रीज़न। यही एक चेंजमेंट आया, जो फर्स्ट चेंजमेंट है यहाँ पे इस बार के पेपर में, वो यही है। तो पहले एजर्शन क्या दे रखा है आपने? फिजिकल एजुकेशन इज़ एन इलेक्टिव डिसिप्लिन। जो फिजिकल एजुकेशन है वो कौन सा डिसिप्लिन? इलेक्टिव है, सिंगल है। देन रीज़न क्या दे रखा है? फिजिकल एजुकेशन बोरोज प्रिंसिपल्स फ्रॉम द अलाइड फील्ड्स। उसका यहाँ पे रीज़न क्या दे रखा है इन्होंने? फिजिकल एजुकेशन बोरोस प्रिंसिपल फ्रॉम अलाइड फील्ड्स की। फिजिकल एजुकेशन जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ से लेता है? दूसरे फील्ड से। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि दोनों ही बात सही है, अजर्शन भी बिल्कुल राइट है और रीज़न भी बिल्कुल राइट है। तो इट मीन्स ए एंड आर ट्रू। तो ये किस किस में मिल रहा है आपको? ए और बी में मिल रहा है। बट जो रीज़न है इसका, फिजिकल एजुकेशन बोरोज प्रिंसिपल फ्रॉम द अलाइड फील्ड्स, ये बिल्कुल सही बात है। तो इट मीन्स इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत समझ के करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको सारे ऑप्शन जो चेक करने पड़ेंगे, एजर्शन है उसका रीज़न प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। मैं आने वाले अपने वीडियोज़ में इसके कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जो आपके साथ लिस्ट दे रखी है विटामिन की और उनकी डिजीज़ की। तो विटामिन A B C D है यहाँ पे और डिजीज़ के नेम है यहाँ पे।
तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए से कौन सी डिजीज़ होती है? तो जो विटामिन ए से डिजीज़ होती है वो हमारी नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी है? नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि आप लोग रात को प्रॉपर तरीके से आपकी विज़न कम हो जाती है, रात को प्रॉपर तरीके से दिखता नहीं है। तो जो ऑप्शन होगा इसका वो किस में आएगा आपको देखना है, फर्स्ट का फोर्थ। तो फोर्थ किस में? हमारा सी ऑप्शन में। फोर्थ क्या हमारा सी ऑप्शन में है। अगर आप श्योर शॉट हो कि ए का नाइट ब्लाइंडनेस ही है तो आपका फर्स्ट में क्या आएगा? फोर्थ आएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में और कहीं फोर्थ नहीं है, तो आप यहाँ से भी टिक मार दो, आपको बाकी आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर इन केस अगर आपको डाउट है तो आप और ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, जैसे कि विटामिन बी से कौन सी डिजीज़ होती है हमारी यहाँ पे? बेरी बेरी। जो बेरी बेरी है ये स्किन में स्पॉट होने लग जाएंगे, धब्बे धब्बे से होने लग जाते हैं, वो बेरी बेरी डिजीज़ है। तो यहाँ पे सेकंड का थर्ड हो जाएगा। देन विटामिन सी की बात करते हैं हम लोग, तो पायरिया होती है, ये आपके जो टीथ हैं उसमें थोड़ा येलो येलो होने लग जाता है। तो देन विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो रिकेट्स हमें बीमारी होती है। इसमें क्या होता है? रिकेट्स में ये बोन्स की बीमारी है जिसमें हमारी बोन सॉफ्ट हो जाती है और वीक होने लग जाती है। तो आंसर विल बी सी 4312। जो सेकंड चेंजमेंट इस पेपर में हुआ था वो है पिक्चर रिकग्निशन। पिक्चर को आपको रिकग्नाइज करना है। तो यहाँ पे 13 का ये हमें आसन दे रखा है, यहाँ पे कौन सा है? तो ये आसन कौन सा होगा यहाँ पे? भुजंग आसन। कौन सा है ये? भुजंग आसन, जिसको हम कोबरा पोज भी बोलते हैं। देन सेकंड बी है, वो कौन सा आसन है? देखो यहाँ पे टी बन रहा है, ये क्या है? टी। ये क्या बन रहा है? यहाँ पे टी बन रहा है। ये तो यहाँ पे आप ऐसे देखते हो तो एंगल बन रहा है। तो ये कौन सा जो आसन, कौन सा आसन हो जाएगा? त्रिकोण। त्रिकोण आसन बोलते हैं इसे। देन जो सी ऑप्शन है यहाँ पे वो कौन सा आसन है यहाँ पे? पश्चिमोत्तान आसन। कौन सा है? पश्चिमोत्तान आसन। ऐसे आप फ्लेक्सिबिलिटी भी इससे मेजर होती है। देन जो नेक्स्ट पिक्चर है इसमें ये कौन सा आसन है हमारे पास यहाँ पे? इसको हम बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ठीक है, कौन सा ये? अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो इसको आपको ये सारे योगास को, ये जो आपके आसन हैं इनको आपको पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। देन 14 क्वेश्चन फिर से यहाँ पे कौन सा? ये पिक्चर वाला है। तो पिक्चर कौन सी है हमें? ये हमारे मूवमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो ये एरो दिखा रखा है इन्होंने। क्या देखा? एरो, मतलब इट मीन्स हमारा एंगल यहाँ पे कम हो रहा है। तो मूवमेंट कौन सा है ये? फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या होता है कि जो एंगल है वो क्या होता है? डिक्रीज ही हो जाता है, कम होने लग जाता है। एंगल क्या है? डिक्रीज होने लग जाता है। देन जो नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे इन्होंने एरो गलत है, ये एरो नीचे की तरफ आएगा। तो जब एरो या फिर आपका एल्बो, जब एल्बो आपका ओपन होगा तो उसमें क्या है? एंगल इंक्रीज होने लगेगा। जब आपका एंगल इंक्रीज होने लग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। तो आपको ये मूवमेंट्स याद रखने पड़ेंगे। सेम जो ये है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, ये आपकी मिड लाइन है। तो मिड लाइन से जो ये आपके दोनों आर्म से ये दूर जा रहे हैं, तो मिड लाइन से जब आर्म दूर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अबडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? अबडक्शन। जब मिड लाइन से दूर जाएंगे जब आपके वो हाथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अबडक्शन। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारे जो एरो बने हैं ये कहाँ? अंदर की तरफ आ रहे हैं, आपकी मिड लाइन की तरफ आ रहे हैं। तो मिड लाइन की तरफ आ रहे हैं, इट मीन्स ये कौन सा हो जाएगा आपका? अडक्शन। ADD अडक्शन। इसमें ऐड भी आ रहा है, यहाँ पे ADD ऐड आ रहा है, तो अडक्शन। जब आपके कोई भी मूवमेंट आपकी बॉडी की मिड लाइन की तरफ आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? अडक्शन। अब 15 क्वेश्चन यहाँ पे, डिज़ाइन अ फ्री हैंड 4 एक्सरसाइजेस प्रोग्राम फॉर क्योरिंग राउंड शोल्डर्स। ये जो 15 16 है ये भी 2 मार्क्स का है। जो हमारे 13 14 15 16 2 मार्क क्वेश्चन आएंगे। तो 15 वाला क्या है कि आपको राउंड शोल्डर्स के लिए एक 4 एक्सरसाइजेस बतानी है जो उसको क्योर कर सकती है, ठीक कर सकती हैं। राउंड शोल्डर्स मतलब जब हमारे शोल्डर्स यहाँ पे आगे की तरफ बेंट होने लग जाते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो यहाँ पे है वो है कीप योर टिप्स ऑफ फिंगर्स ऑन योर शोल्डर्स एंड रोटेट योर एल्बोज इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इमेज में देखो इन्होंने अपने क्या है, जो टिप ऑफ फिंगर है वो शोल्डर पे रखी है और इसको उन्होंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में करेंगे भी। तो एक एक्सरसाइज हमारे पास ये हो जाती है इसकी राउंड शोल्डर्स। ये भी आप देख सकते हो, ये जो सेम एक्सरसाइज है राउंड शोल्डर के लिए, आप दोनों डायरेक्शन में इसको मूव करोगे। देन जो सेकंड एक्सरसाइज है वो यहाँ पे है होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार फॉर सम टाइम। यहाँ पे देखो ये जो पिक्चर है इसमें हॉरिजॉन्टल बार पे लटक रखे हैं, इसमें होल्ड करें। इससे क्या होगा? आपके शोल्डर पे क्या होता है? स्ट्रेच फील होगा। ये जो शोल्डर पार्ट है इस पर स्ट्रेच फील होगा, जिससे कि हमारे शोल्डर थोड़ा ठीक होने लग जाते हैं। देन जो यहाँ पे थर्ड एक्सरसाइज जिसको हम बोल सकते हैं वो है हमारा यहाँ पे धनुरासन।
तो धनुरासन में भी आपके शोल्डर जो राउंड शोल्डर्स की प्रॉब्लम थोड़ा खत्म होती है, क्योर करता है उसको, जिसको हम बो पोज बोलते हैं। ये धनुरासन है हमारा। देन नेक्स्ट जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो हमारी चक्रासन हो गई, जिसको हम व्हील पोज बोलते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं ये आसन आपके शोल्डर्स पे इफेक्ट करता है और उसको जो राउंड शोल्डर है आपका उसका क्योर करेगा उसको। देन जो नेक्स्ट 2 मार्क क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओडीडी एंड एसपीडी ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिम्टम्स, एनी टू, दो बताने हैं आपको। ओडीडी फुल फॉर्म क्या होती है, अपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर, और एसपीडी की फुल फॉर्म होते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सिम्टम्स हैं ओडीडी में क्या होते हैं, उनका डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर होता है। ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं ऐसे बच्चे, ये थोड़े डिसोबीडियंट हो जाते हैं, रिबेलियस होते हैं। रिबेल मतलब कि अपनी ये जो बदला लेने की भावना हो जाती है इनमें, ये बहुत गुस्से वाले होते हैं, रिफ्यूज़ टू ओबे, आपकी बात नहीं मानेंगे। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं आपको इसमें बुक्स में जो आपकी फिजिकल है उसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। देन अगर हम बात करते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की, मतलब जिसमें हमारे सेंसेस प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हैं, तो उसमें इन्फॉर्मेशन उसको सेंड नहीं करते हैं। तो ऐसे में इनके इसके सिम्टम्स क्या हैं यहाँ पे, कि आपको पढ़ने में डिफ़िकल्टी होगी, कि कोई चीज़ आपको फील नहीं होगी, कोई आपको टच करेगा, स्किन को टच करेगा तो वो प्रॉपर तरीके से फील नहीं होगा, आपके जो मोटर रिस्पॉन्सेज है वो काम नहीं करेंगे, आप रिस्पॉन्ड करना बंद कर दोगे। क्योंकि हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, जब हमें अपनी स्किन से, आईज से, नोज से, ईयर से, तो जब हमारे सेंसेस ही प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो यही प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। बेसिकली इसमें हमारा कुछ जो न्यूरोलॉजिकल जाम हो जाता है, इट मीन्स कि जो हमारी नर्व्स होती हैं वो प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड को या माइंड से हमारे मसल्स को या सेंसेस को प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र नहीं कर पाती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स किस में मिलते हैं हमें, एसपीडी में। और और नेक्स्ट जो इसके ऑप्शन में लिखा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए एस डी एंड ए डी एस डी, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है। यहाँ पे ए डी एस डी होगा वो अटेंशन हाई डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ए एस डी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें भी आपको दो को आपको सिम्टम्स बताने हैं। तो ए डी अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसके नाम से पता चला अटेंशन, मतलब वो बच्चे क्या हैं, प्रॉपरली अटेंटिव नहीं होते हैं, एक जगह बैठते नहीं हैं, उनको किसी चीज़ कंसंट्रेट करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे इसके जो सिम्टम्स है वो यहाँ पे हो जाते हैं, वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, इनका मूड स्विंग होता है, एनजाइटी अटैक भी इनको आता है बहुत जल्दी से। और नेक्स्ट है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जो ऑटिज्म है इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं, इनके किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करेंगे ये। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं, ये आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। ये ज़्यादातर ये चाहता है कि ये लोग क्या है, अलोन रहे, प्रेफर टू रिमेन अलोन। ये अपनी फीलिंग्स को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते हैं किसी के साथ भी, इनका बिहेवियर के साथ रिपीटेटिव बिहेवियर है, एक काम को बार बार करते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं किसके होंगे यहाँ पे, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देन 17 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी एक थर्ड चेंजमेंट यही है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको कुछ डाटा दिया है। तो यहाँ पे एक स्कूल का BMI डाटा दे रखा है हमारे पास। तो आप यहाँ पे देखो, आपके सामने ये BMI डाटा है, और इसके नीचे आपको दे रखा है कि यहाँ पे हमें दिया है, देखो यहाँ पे 18.5 से लेके 24.9 तक। अब BMI की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि BMI जब 18.5 से 24.9 के बीच में होती है तो किस कैटेगरी में आती है, अगर 18.5 से ज़्यादा है तो किस कैटेगरी में आती है, और 25 से लेके 29.9 तक है किस कैटेगरी में आती है, और 30 से 34.9 के बीच में आते तो किस कैटेगरी में आती है। तो बेसिकली हमें पहले BMI इसके लिए अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जो BMI चार्ट होता है, डाटा होता है, उसको हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट यहाँ पे है ये, तो इसमें क्या है 18.5 से 24.9 तक, ये नॉर्मल कैटेगरी में आता है, किसमें, नॉर्मल कैटेगरी। देन अगर हम बात करते हैं लेस देन 18.5, तो ये किस में आता है, अंडर वेट में आता है। और 25 से 29 किस में आएगा हमारा, 25 से 29 हमारा किस में आता है, ओवर वेट में आता है। और 30 से 34 के बीच में ये ओबेसिटी क्लास में आते हैं, ओबेसिटी क्लास 1 क्लास 2। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसी पेज पे हम लोग इसमें क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच कैटेगरी डज द मेजर स्टूडेंट पॉपुलेशन फॉल्स इनटू। जो मेजर पॉपुलेशन है वो किस में हो रही है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मेजर पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, ये मेजर पॉपुलेशन इसमें आ रही है, इस वाले पार्ट में। तो ये पार्ट कौन सा है, ये। तो ये हमारा 18.5 से 24.9 तक क्या है हमारा, ये हमारा है नॉर्मल वेट। ये किस में आता है हमारा, नॉर्मल वेट में। तो द आंसर विल बी नॉर्मल वेट। देन द स्कूल हैज़ टू डेवलप एन एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम टू डिक्रीज द नंबर ऑफ
हम इस चार्ट में हमें देखना है कि उस स्कूल को एक प्रोग्राम बनाना है कि वो नंबर ऑफ़ जो प्रोग्राम है क्या डिक्रीज़ करेगा। तो बेसिकली ऑफ कोर्स सी बात है ये कि हम ओबेसिटी को कम करना चाहेंगे, तो हम किसको कम करेंगे? ओबेसिटी को। द राइट ऑप्शन विल बी आंसर डी। तो आपको ये चार्ट में देखना पड़ेगा इसमें कि ओबेसिटी कम करनी है। देन जो हमारा सी है, विच कैटेगरी इज रिलेटेड टू अंडरवेट। अंडरवेट के लिए इसमें कौन सी कैटेगरी रिलेटेड है? तो अंडरवेट आपको ये देखना पड़ेगा अंडरवेट कितने से कम होता है। यहाँ पे अंडरवेट हम यहाँ पे देख सकते हैं, अंडरवेट है वो क्या है 18.5 से जो कम होगा पार्ट, तो वो अंडरवेट वाला पार्ट हमारा कौन सा है? ये। तो इसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? द आंसर विल बी बी। जो आंसर होगा राइट आंसर वो क्या होगा हमारा? बी। देन जो फोर्थ चेंजमेंट आया है इस साल के क्वेश्चन में वो केस स्टडीज जैसे क्वेश्चंस आने लग गए हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है क्वेश्चन नंबर 18, रमन इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। रमन क्या है? क्लास 8 का स्टूडेंट है। वो किससे सफ़र कर रहा है? ओबेसिटी से। तो रिसेंट मेडिकल चेकअप में स्कूल ने उसको एडवाइस करने के लिए बोला, क्या एडवाइस दी उसे? कि आप योगा की प्रैक्टिस करो और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो ताकि किसी से क्योर हो आपको? ओबेसिटी से। तो जहाँ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द योगा इंस्ट्रक्टर ऑफ द स्कूल हैज़ आस्क्ड रमन टू परफॉर्म। तो जो योगा इंस्ट्रक्टर है उन्होंने क्या बोला है? अब रमन को कौन सी प्रॉब्लम थी? ओबेसिटी की। उनको ओबेसिटी का इशू था। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे कौन सा आसन ऐसा होता है जो हमारे ओबेसिटी को कम करेगा? तो द आंसर विल बी वज्रासन। ओके। देखो भुजंग आसन होता है ये डायबिटीज़ अस्थमा के लिए होता है। जो पवन मुक्त आसन होता है ये भी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के लिए ठीक करने के लिए होता है, क्योर करने के लिए होता है। एंड चक्रासन इज़ फॉर क्यूरिंग अस्थमा। सो द राइट आंसर विल बी वज्रासन। वज्रासन किसको क्योर करेगा? ओबेसिटी को। देन द सेकंड क्वेश्चन इज द BMI इंडेक्स ऑफ एन ओबेस पर्सन। अभी हमने इसी से जो ऊपर क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड क्या था कि किसी ओबेस पर्सन की BMI क्या होगी? तो ओबेस पर्सन की BMI कब होगी? जब उसका BMI अबव 30 होगा। तो आंसर विल बी सी, ग्रेटर देन 30, तभी वो ओबेस होता है। 18.5 से कम होगा तो अंडर वेट में आता है। 18.5 से 24.9 के बीच में नॉर्मल वेट आता है। एंड 25 से 30 के बीच में जो ओवर एट है उसमें आता है। तो द राइट आंसर विल बी 30। ड्यू टू ओबेसिटी रमन इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम नॉकनीज। ओबेसिटी के साथ साथ रमन किससे सफ़र कर रहे हैं? नॉकनीज से। तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं बताना है कौन सा उनको एडवाइस है कि कौन सा उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। वॉक ऑन इनर एज ऑफ फुट, वॉक ऑन आउटर एज फुट, वॉक ऑन हील्स, वॉक ऑन टोज। तो द राइट आंसर विल बी वॉक ऑन आउटर एज ऑफ फुट। जो आउटर एज है उस पर करेंगे तभी जो नॉकनीज है वो थोड़ा अपार्ट होगी, दूर जाएगी। इनर एज किसके लिए करेंगे हम? बो लेग्स के लिए। ये एक्सरसाइज होती है आउटर एज, ये जो हमारे आउटर पार्ट होते हैं हमारे फीट के उस पर हमें वॉक करना है। ये वो एक्सरसाइज करनी है किसके लिए होते हैं? हमारी नॉकनीज के लिए। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 19, कंपेयर एनी 3 माइक्रो मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज एंड बेनिफिट। जो हमारे माइक्रो मिनरल्स होते हैं उनको हमें उनके सोर्सेज पे बेनिफिट में कंपेयर करना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो माइक्रो मिनरल्स हमारे वो है हमारे आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। तो सबसे पहले हम आयरन की बात करते हैं। ये हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया की डिजीज़ होती है, मतलब ब्लड की कमी होने लग जाती है। और उसके सोर्सेज क्या हैं? मीट, एग्स एंड ड्राई फ्रूट। तो ये हमें पूछा उन्होंने कि सोर्सेज और इनके बेनिफिट्स जो माइक्रो मिनरल्स के होते हैं। आप कोई भी 3 लिख सकते हो यहाँ पे। आप जो उसमें होते हैं फॉस्फोरस हो गया, यहाँ पे आयरन, कैल्शियम मेंशन किया, आप कोई भी 3 लिख सकते हो। देन कैल्शियम किस चीज़ में हेल्प करता है? फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ। जो हमारे बोन्स है, टीथ है, कैल्शियम उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में भी हेल्प करता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, मसल्स जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें भी हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिकेट्स होती है एंड अस्थमा। रिकेट्स में हमारी बोन्स जिसमें वीक होने लग जाती है, कमज़ोर होने लग जाती हैं। कैल्शियम अगर हड्डियों में नहीं होगा तो हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। देन इसके सोर्सेज क्या है? मिल्क, चीज़ एंड ऑरेंज। आप अगर बुक में भी देखोगे तो आपको इसका सोल्यूशन में और ज़्यादा मिल जाएंगे ऑप्शंस। देन फॉस्फोरस, ये इट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ये भी सेम बोन्स और टीथ के लिए हमारे हेल्प करता है और एनर्जी मिलने के लिए। सोर्सेस क्या है इसके? एग, फिश, मीट एंड अनपॉलिश्ड राइस। जो हमारे राइस होते हैं जो अनपॉलिश होते हैं, आजकल पॉलिश चावल में आने लग गए हैं, जो अनपॉलिश होते हैं वो उसमें क्या मिलता है? हमारा फॉस्फोरस मिलता है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंपेयर एनी 3 फैट सॉल्युबल विटामिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज एंड बेनिफिट। जो हमारे फैट सॉल्युबल है विटामिन, देखो 2 टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो फैट सॉल्युबल होते हैं विटामिन ए, डी, ई के होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी होते हैं। तो हमें यहाँ पे फैट सॉल्युबल बताना है, उसके सोर्सेज और बेनिफिट।
जो फैट सॉल्युबल विटामिन है हम यहाँ पे ए डी ई के होते हैं, जैसे मैंने बताया हमें तीन ही मेंशन करने हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई की हमें यहाँ पे बात करते हैं। जो विटामिन ए है वो नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करता है हमारे बॉडी के लिए। इसके सोर्सेज हैं मिल्क है, कर्ड, घी, एग योग, फिश, टमाटो, पपाया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं। देन विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं, विटामिन डी किस लिए होता है, हमारे टीथ और बोन्स के लिए हेल्पफुल, फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी टीथ अच्छे रखने के लिए। द प्रेजेंस ऑफ दिस विटामिन इन द बॉडी एनेबल्स द बॉडी टू अब्जॉर्व कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इसके सोर्सेज हमारे एग योग, फिश, सनलाइट। सनलाइट बहुत बड़ा सोर्स है इसका। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स भी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल, कोड लिवर, जो फिश का ऑयल होता है, एक मिल्क, क्रीम, बटर, ये सब विटामिन डी में इसमें मिलते हैं। देन विटामिन ई की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो विटामिन ई में इट इज़ वेरी एसेंशियल इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी अमंग मैन एंड वुमेन। जो मैन एंड वुमेन में फर्टिलिटी होता है उसको इंक्रीज़ करने के लिए उसमें हेल्प करता है। जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड और सेक्स ग्लैंड हैं उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, फंक्शन करना, ये सब विटामिन ई इसमें भी हेल्पफुल करता है। इसके सोर्सेज आप देख सकते हैं, इट इज़ ग्रीन वेजिटेबल, इट इज़ फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल, स्प्राउट्स, कोकोनट ऑयल, ड्राई एंड फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क, मीट, बटर एंड मीस। तो कोई भी ये तीन आपको मेंशन करने हैं, उनके सोर्सेज और उनके जो उनके बेनिफिट्स हैं ये आपके सामने हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 20 क्वेश्चन, वो है यहाँ पे क्रिएट अ फ्लो चार्ट फॉर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज वाइल इन्वेस्टिंग द सब पार्ट्स। आपको स्पोर्ट्स इंजरी का फ्लो चार्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको पता होनी चाहिए इंजरीज कौन कौन सी होती हैं, उसका फ्लो चार्ट। ये बिल्कुल आपका फ्लोर चार्ट है यहाँ पे स्पोर्ट्स इंजरीज का। बेसिकली वी हैव थ्री टाइप ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज एंड जॉइंट इंजरीज। सो कंट्यूजन, ब्रुसेस, स्प्रेन, स्ट्रेन, एब्रेशन, ये हमारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं। जो कंट्यूजन है ये हमारी मसल इंजरी है। एब्रेशन है ये जब स्किन हमारी बोन के बहुत क्लोज होती है तभी हमारा लग जाता है, जैसे एल्बो में, नी पे छिल जाता है हमारा, वो एब्रेशन में आता है। स्प्रेन हमारी लिगामेंट इंजरी होती है। स्ट्रेन हमारी टेंडन इंजरी होती है। देन बोन इंजरीज में हम अगर आते हैं, सिंपल फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड, इम्पैक्ट, ग्रीन स्टिक, कंपाउंड कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर, ये सब हमारी बोन इंजरीज होती हैं। देन जॉइंट इंजरीज हमारा शोल्डर डिसलोकेट होना, हिप डिसलोकेट होना, लोअर जॉ डिसलोकेट होना। सो दीज आर दी जॉइंट इंजरीज। तो इंजरीज आपको पता होनी चाहिए। ये ऐसा आपका एक फ्लो चार्ट बनेगा। एग्जाम अगर कोई भी टॉपिक से फ्लो चार्ट आता है तो आपको ऐसे ही मेंशन करना है उसमें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, ये केस स्टडीज टाइप क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा सा नेम द टेस्ट यूज टू कैलकुलेट कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। ये आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट चैप्टर से है। कोई टेस्ट के बारे में आपको बताना है जिससे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट होती है। तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ टेस्ट। फर्स्ट वन इज़ रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट एंड अनदर वन इज़ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो ये दो टेस्ट हैं आपके पास जो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस आपकी मेजर करते हैं, रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट एंड हार्वर्ड टेस्ट। सो राइट द फॉर्मूला फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। आपको दोनों फॉर्मूला लिखने हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी। एंड कैलकुलेट लॉन्ग टर्म फिटनेस इंडेक्स। और लॉन्ग टर्म के लिए आपका कैलकुलेट भी करना है, जिसमें आपकी ड्यूरेशन कितनी है 30 सेकेंड्स, और सम ऑफ हार्ट रेट है हमारा यहाँ पे 230। सो वी हैव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, जैसे मैंने बताया आपको, रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट होता है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है। कैलकुलेशन यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखे हैं आपके, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म के लिए 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स एंड 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट्स तक। जो 1.5 मिनट के बीच में होते हैं उनके काउंट्स को हमें लिखना है। ये शॉर्ट टर्म का फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला लिखने के लिए बोला है बस। देन लॉन्ग टर्म वी हैव 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स एंड 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन रिकवरी पीरियड। ये लॉन्ग टर्म का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में आपको मेंशन है टेस्ट ड्यूरेशन 300 सेकेंड्स है और सम ऑफ हार्ट बीट कितने हैं 230 हैं। तो हमें लॉन्ग टर्म फॉर्मूला में इसको पुट करना है। तो 100 इंटू 300, बिकॉज टेस्ट ड्यूरेशन कितने हमारे 300 अपॉन 2 इंटू वो फॉर्मूले में है सम ऑफ हार्ट बीट्स कितनी है 230। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 6.2। तो यह इसका आंसर कितना हो जाएगा 6.2। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन में इसी के साथ लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम इन डिटेल। तो जो जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट है उसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं हमारे, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, सिट एंड रीच टेस्ट, पुशअप, ये बॉयज़ के लिए होता है, मॉडिफाइड पुशअप्स ये गर्ल्स के लिए होता है। इसमें नी टच रहेंगी फ्लोर पे तो या ग्राउंड पे। देन स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, SBJ जिसको हम बोलते हैं, 4 इंटू 10 मीटर शटल रन, ये एजिलिटी को मेजर करने के लिए होता है। देन 600 मीटर रन वॉक, एंडोरेंस को मेजर करने के लिए। पार्शियल क्लब जिसमें आप जिसको आप सेटअप्स भी बोलते हो। तो दीज आर दी टेस्ट ऑफ जनरल मोटर फिटनेस एंड यू हैव टू एक्सप्लेन एनी टू। आप कोई भी दो को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो इस क्वेश्चन में। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लेन करना है।
तो कोई भी 3 को करना है तो कोऑर्डिनेट एबिलिटीज़ कितने कौन कौन सी होती है? ओरिएंटेशन एबिलिटी होती है, कपलिंग एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, देन बैलेंस एबिलिटी, रिदम एबिलिटी, अडेप्टेशन एंड डिफरेंशिएशन एबिलिटी। तो आपको कोई भी 3 एक्सप्लेन करनी है। रिएक्शन एबिलिटी बहुत ईजी है। आप रिएक्शन एबिलिटी मतलब होता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। बैलेंस एबिलिटी मीन्स आपको बॉडी मूवमेंट के साथ कैसे हमारी बॉडी क्या है, बैलेंस होती है। तो कोई भी आप 3 इसमें क्या है डिफाइन कर सकते हो। एनी 3 बोला है आपसे यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? प्लान अ स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग फिजिकल एक्टिविटी एसेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। जो हमारे CWSN होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, इनके लिए आपको स्ट्रेटजी बनाना है, प्लान बनानी है कि कैसे फिजिकल एक्टिविटी इन तक पहुँच सके। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है पे उनका मेडिकल चेकअप करना, कि जब आपको उनको मेडिकली आपको पता होगा कि उनको किस चीज़ में वो किस चीज़ के स्पेशल नीड स्टूडेंट्स हैं, ताकि आप उनके लिए प्रोग्राम वैसे ही बनाओ। ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ बनाना जो उनके इंटरेस्ट में हो, जिनका इंटरेस्ट उनमें हो, वैसे ही जिनका इंटरेस्ट होगा उन बच्चों का उसमें, तो वैसे ही एक्टिविटीज़ आप बनाओगे। अदरवाइज़ वो इंटरेस्टली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और उनके जो इक्विपमेंट्स होंगे वो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग बनाना, बिकॉज ये क्या है, हमारे ये स्पेशल चाइल्ड्स हैं हमारे, तो इनकी नीड के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स को बनाना, इनको प्रॉपर तरीके से एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि जहाँ पे यहाँ आराम से फ्रीली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकें। इनके लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज बनाना, इंस्ट्रक्शन देना इनको वर्बली, विजुअली, अलग अलग मेथड से आप इनको हेल्प कर सकते हो। देन जो आप रूल्स बनाते हो इनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के, इनके अकॉर्डिंग बनाना, ऐसे नहीं कि इनकी बॉडी के बिल्कुल अगेंस्ट बन जाए। तो जब आप इनको फिजिकल एक्टिविटी में या किसी कंपटीशन में इन्वॉल्व करोगे तो रूल्स इनके अकॉर्डिंग हो, बिकॉज ये स्पेशल चाइल्ड है, ये नॉर्मल चाइल्ड नहीं है। और इन जब आप कोई भी एक्टिविटी बनाते हो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, तो उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है बच्चों का, उसको ध्यान में रख के बनाना कि हाँ ये बच्चा इस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, ये इन्होंने पहले भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये सारी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए, इनके चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए। देन एक क्वेश्चन यहाँ पे है, स्टेट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड देयर इम्प्लीकेशन इन स्पोर्ट्स ऑफ योर चॉइस। जो न्यूटन्स के लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ रिएक्शन, ये जो तीनों हैं इनको डिफाइन करना है। तो ये बहुत इजी है, आप लोग इसको 9th क्लास से पढ़ता है, इसको डिफाइन कर सकते हो। हाँ, स्पोर्ट्स में इसको हम कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में आपको मैं अब बात करते हैं। हम लोग इम्प्लीकेशन कैसे हम लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ है द बॉल विल प्लेइंग द बॉल while playing softball is hit in the air, eventually gravity will act on the ball pulling it down to the ground। बेसिकली हमारा पहला जो लॉज ऑफ मोशन यही है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है तो वो रेस्ट पे ही या मोशन पे रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। तो बॉल अगर एयर में चल रही है तो बॉल एयर में रही, जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या कर रही है, ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको अपनी तरफ खींच लेगी। सेम सेकेंड लॉ की अगर हम बात करते हैं, बेसबॉल प्लेयर ने बॉल को हिट किया, कितनी फोर्स है, डबल फोर्स है, तो बॉल क्या है उतनी ही एक्सेलरेशन के साथ वापस जाएगी, उतनी जितनी स्पीड उसमें लगी वो जाएगी। फिर हम यहाँ पे थर्ड लॉ की बात करते हैं, जो लॉ ऑफ रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन। स्विमर होता है वो क्या करता है, जो वाटर में जब स्विमिंग करता है तो द वाटर ऑफर्स एनफ काउंटर फोर्स टू अपोज द एक्शन ऑफ हर हैंड पुशिंग अलोइंग हर टू मूव। बेसिकली जब हम पानी को अपने हाथों से स्विमिंग करते हुए पीछे करते हैं तो जो पानी भी है फोर्स है हमें वो भी आगे की तरफ करता है। तो एक एक्शन तो हम अपने हाथों से स्विमिंग कर रहे हैं, और दूसरा जो उसका अपोजिट रिएक्शन है वो क्या है कि पानी भी हम लोग, वाटर है, हम लोग हमको क्या है आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ फोर्स कर रहा है। तो ये क्या है एग्जाम्पल है इसका। या फिर हम बास्केटबॉल का तरीका बोल सकते हैं। बास्केटबॉल में क्या करते हैं हम लोग, बास्केटबॉल को आराम से ड्रिबल करेंगे बहुत हल्के हल्के होगा, हम तेज़ करेंगे तो बहुत उतना ही ऊपर जाएगी वो। तो ये क्या है, ये भी थर्ड लॉ का यहाँ पे एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर आर 11 टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बाइस एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अलाउड बाइस। 11 टीम है, नॉकआउट टूर्नामेंट है, 22 को हमें बताना है कैसे देना है, और 22 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलो ये देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितनी टीम्स हैं, 11 टीम्स है। नंबर ऑफ़ टीम कितनी यहाँ पे 11 है। तो 11 टीम के लिए 22 कैसे निकालेंगे हम, 2 की पावर n माइनस नंबर ऑफ़ टीम्स, 2 की पावर क्या माइनस नंबर ऑफ़ टीम्स, जो हमारी 2 की पावर है उसको हम माइनस नंबर ऑफ़ टीम्स। अब 2 की पावर कब तक लेंगे, जब तक टीम से ज़्यादा ना आए। अगर 2 की पावर 1 लेते हैं हम तो 2 होता है, 2 की पावर 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 4 होगा, 2 की पावर 3 लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा। अब 2 की पावर 4 लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स तो 16 हो जाएगा। तो 16 में से हम 11 लेस कर देंगे तो हमारे पास कितनी बाई आएंगी, 5 बाई। तो जो फर्स्ट बाई जाती है वो लोअर हाफ की लोवेस्ट टीम को जाती है, जो सेकंड बाई अपर हाफ की टॉप टीम को, जो थर्ड बाई जाती है वो लोअर हाफ की टॉप टीम, एंड देन फोर्थ बाई गोज़ टू
अपर हाफ लोअर टीम। तो आपको यही चीज़ मेंशन करने की बाय किस किस को जाती है, तो यहाँ पे पूरा मेंशन करा है यहाँ पे। तो इसको आप देख सकते हो कि बाइज हैं वो कैसे जाती है। जो पहली बाई अपर हाफ की लास्ट टीम, जो फर्स्ट बाई जाती है अब लोअर हाफ की लास्ट टीम को जाती है, सेकंड बाई जाती है हमारी अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, जो थर्ड बाई जाती है लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, और जो फोर्थ बाई जाती है वो लास्ट टीम की अपर हाफ को। तो हमें ये ध्यान देना है इसमें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 26, स्ट्रिंग्स मोटिवेशन समटाइम्स किल इंस्टिंक्ट मोटिवेशन जस्टिफाई। जो हमारा एक्सटिंग मोटिवेशन है वो कभी कभी इंस्टिंक्ट मोटिवेशन को मार देता है, इसको हमें जस्टिफाई करना है। तो बेसिकली फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट एक्सटिंग मोटिवेशन एंड इंस्टिंक्ट मोटिवेशन। तो एक्सटिंग मोटिवेशन क्या होता है? वो मोटिवेशन जो हमें एक्सटर्नल फैक्टर से मिलता है, जैसे हमें कोई गिफ्ट मिल रहा है, प्राइज़ मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, वो क्या है? स्टिंग मोटिवेशन है। और इंस्टिंक्ट मोटिवेशन क्या होता है? इंटरनल मोटिवेशन, जो हमारे अंदर खुद से हमें आता है कि हमें ये चीज़ करनी है, हमें ये चीज़ चाहिए, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना है, तो वो हमारी इंटरनल मोटिवेशन होता है। तो अब इसको हमें जस्टिफाई करना है कि कैसे स्ट्रिंग मोटिवेशन है वो मार देता है इंस्टिंक्ट मोटिवेशन को। ऑफकोर्स ये बात है, जब आपको किसी चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिलेगा, किसी चीज़ के लिए आपको पनिशमेंट मिल रही है, रिवॉर्ड मिल रहा है, प्राइज़ मिल रहा है, कैश प्राइज़ मिल रहा है, ट्रॉफीज़ मिल रही हैं, तो आपकी जो अंदर की इच्छा है वो ख़त्म होने लग जाएगी, क्योंकि आप खुद से नहीं करना चाहते हो। आप क्या करना चाह रहे हो? आप किसी चीज़ के लिए मोटिवेट हो रहे हो, किसी बाहरी या आउटसाइड चीज़ से आप मोटिवेट हो रहे हो कि हम ये पढ़ाई करेंगे तो हमें एग्ज़ाम अच्छे नंबर लाएंगे तो हमें कुछ गिफ्ट मिल जाएगा, मनी मिल जाएगी, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो धीरे धीरे इससे क्या होता है, हमारी इंटरनल जो मोटिवेशन वो ख़त्म होता है। हम खुद से नहीं करना चाहते कि हम अपने लिए पढ़ें, हम अपने लिए कोई ये चीज़ करें। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो इंटरनल मोटिवेशन है वो ख़त्म होने लग जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पे वो है ऑप्शन में, एक्सप्लेन एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, इट्स टाइप, डिस्कस द रोल ऑफ एग्रेशन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। अब एग्रेशन की बात करते हैं हम। एग्रेशन इज एग्रेसिव मीन्स द इंटेंशन टू कॉज मेंटल और फिजिकल हार्म टू अ पर्सन। एग्रेशन मतलब होता है जब आप किसी अदर पर्सन को, या जो तुम्हारा अपोजिट टीम में है, उसको आप फिजिकली या मेंटली हार्म पहुंचाना चाहते हो, वो क्या है? हमारा एग्रेशन है। दिस इज डन बाय फिजिकल हार्म, शोइंग अनकाइंड और नेस्टी बिहेवियर, अब्यूसिंग और यूजिंग क्रूअल वर्ड्स। जैसे हम स्पोर्ट्स एंड गेम्स में देखा होगा कि एक दूसरे को हर्ट करना चाहते हैं किसी भी चक्कर से, तो वो क्या होता है? हमारा एग्रेशन होता है। अब बेसिकली जो एग्रेशन होता है वो जो 3 टाइप का होता है: हॉस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन एंड असर्टिव बिहेवियर। अब पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन की। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन मेन एम इज टू अचीव अ गोल बाय यूजिंग एग्रेशन। जब आपका इंटेंट किसी को हार्म करना नहीं है, लेकिन आप उस गोल को अचीव करना चाहते हो, इसलिए आप उसको हार्म कर रहे हो। तो बेसिकली रग्बी में आप ऐसा देख सकते हैं कि हम बॉल को लेने के लिए थोड़ा हार्म पहुंचाते हैं। हमारा कोई मेन एम ऐसा है नहीं कि हमने दूसरे अपोनेंट टीम को हार्म पहुंचाना है। फॉर एग्जांपल, अ फुटबॉलर यूजिंग एग्रेशन टू टैकल हिज अपोनेंट बाय हाई इंटेंसिटी प्ले विदाउट हार्मिंग एनीवन। फुटबॉल में भी आपने देखा होगा कि जो डिफेंडर्स होते हैं वो टैकल करते हैं, तो वो जानबूझ के ये चीज़ नहीं करते हैं, बॉल को लेने के लिए टैकल कर रहे हैं। तो इंटेंट क्या है इसमें कि आपको अपना गोल अचीव करना है, आपको रग्बी की बॉल अचीव करनी है, फुटबॉल अचीव करनी है, लेकिन आप उसको हार्म दिखा रहे हो। देन यहाँ पे हॉस्टाइल एग्रेशन की बात करते हैं हम लोग। तो हॉस्टाइल एग्रेशन में क्या होता है कि जो मेन इंटेंट होता है वो क्या होता है? हार्म करना, दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन को। एक्चुअली में आप अपने अपोनेंट को आपको हार्म करना है, तो मेन कॉज क्या है? आपका हार्म पहुँचाना। तो ये थोड़ा जैसे क्रिकेट में आप देख सकते हो कि बाउंसर, जब बॉलर एक बाउंसर मारता है बैट्समैन को, तो उसको हेलमेट पे चेक करने के लिए, उसको डराने के लिए, तो वो एक्चुअली चाहता है कि उसको बॉल लगे थोड़ा सा। देन असर्टिव बिहेवियर हम बात करते हैं, तो ये एग्रेशन ऐसा है कि आप जिसमें आप स्लेजिंग यूज़ करते हो। क्रिकेट में आपने देखा होगा स्लेजिंग यूज़ करते हैं, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि वो रूल्स और रेगुलेशन के अंदर करते हैं। मतलब किसी को फिजिकली टच नहीं करेंगे, हार्म नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आप मेंटली हार्म कर रहे हो, आप स्लेजिंग में कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। तो ये हमारा किस में आता है? असर्टिव बिहेवियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एनलिस्ट द बिग 5 थ्योरी पर्सनालिटीज एंड डिस्क्राइब एनी 3 ऑफ देम व्हाइल कंपेयरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो बेसिकली बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी है, उनको एनलिस्ट करना है, उसमें कौन कौन सी होती हैं, और उनके जो कोई भी 3 जो बिग 5 थ्योरीज हैं उनको हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है। तो जो हमारी बिग 5 थ्योरीज हैं वो है हमारी ओपन, जो जिसको हम ओपननेस बोलते हैं, देन एक्सट्रोवर्जन, देन
कॉन्साइडनेस, देन इमोशनल स्टेबिलिटी, या उसको आप न्यूरोटिसिज्म भी बोल सकते हैं, देन एग्रीबलनेस। तो ये 3 टाइप की हमारी बेसिकली जो हमारी 5 टाइप्स की क्या है, ये बिग 5 पर्सनैलिटीज़ हैं। तो आपको इन्हीं को डिफाइन करना है। तो सबसे हम बात करते हैं ओपननेस की। ओपननेस में क्या होता है कि ये जो ऐसे लोग होते हैं, पर्सन्स होते हैं ऐसी पर्सनैलिटी के, वो कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट सीखते हैं, न्यू एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं, और ये इमेजिनेटिव होते हैं। देन अगर हम बात करते हैं कॉन्साइडनेस की, तो इसमें क्या होता है, ये बहुत रिलायबल होते हैं, ट्रस्टफुल पर्सन्स होते हैं, ये बहुत मोटिवेटेड होते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से अपना काम को करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और टोटली और किसी भी काम करते हैं तो उसमें रिस्पेक्ट मिलती है इनको। देन हम एक्स्ट्रोवर्जन या एक्स्ट्रावर्टेड लिखा है इसमें, ये थोड़ा फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। इनकी जो एनर्जी होती है ये कैसे मिलती है इनको, जब ये और लोगों से, इंडिविजुअल से इंटरेक्ट होते हैं, तो इनको इसमें एनर्जी मिलती है। बहुत टॉकेटिव होते हैं ये, बहुत बात करते हैं। तो बेसिकली जो एक्सट्रोवर्ट पीपल होते हैं ये। देन अगर हम बात करें तो एग्रीबलनेस की, तो ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये फ्रेंडली होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत काइंड जेंटल होते हैं, और लेकिन कभी कभी ये लोग थोड़ा ज़्यादा अफेक्शनेट भी हो जाते हैं, ज़्यादा सिंपैथी इनको मिल जाती है। तो यहाँ पे कोई भी 3 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है जो बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरीज की है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज़ एंड देयर लिस्ट देयर कॉजेज एंड प्रिकॉशंस। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज़ हैं वो हमें बतानी है, और उनके कॉजेज और प्रिकॉशन ये भी हमें। सो जो स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज़ होती है वो हमारी कायाफोसिस, लोअर डोसिस और स्कोलिसिस होती हैं। तो कायाफोसिस क्या होती है, जब आउटवर्ड कर्वेचर निकल जाता है हमारे नेक के नीचे, जो बेसिकली स्पाइन का एरिया है उसमें आउटवर्ड कर्वेचर होगा, वो कायाफोसिस होती है। देन लंबर एरिया में, लंबर रीजन है जो हमारी स्पाइन का, अगर इन्वर्ट कर्वेचर है, अगर इन्वर्ट कर्वेचर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोअर्डोसिस। और जब आउटवर्ड कर्वेचर होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कायाफोसिस। और इन्वर्ट कर्वेचर होगा, जैसे आप इसमें देख सकते हो यहाँ बीच में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोअर्डोसिस। और अगर हमारी साइड वेज जाएगी, हमारी स्पाइन कहाँ जाएगी, साइड वेज, या लेफ्ट साइड जाएगी या राइट साइड, अगर ऐसे साइड में जा रही है या राइट साइड में जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, स्कोलिसिस। अगर साइडवेज में जाती है तो वो स्कोलिसिस। तो इन्हीं डिफॉर्मिटीज़ को, स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है, उनके कॉजेज। सो बेसिकली वी हैव 3 टाइप ऑफ स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज़, कायाफोसिस, लोअर डोसिस एंड स्कोलिसिस। देन ऑप्शन में यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्रिएट अ टेबल एंड एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सरसाइज गाइडलाइंस। तो हमें एक टेबल बना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, इन्फेंसी होती है, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आप देख सकते हैं। जैसे इन्फेंट के लिए, छोटे बच्चे जो 0 to 2 ईयर्स के बीच में होते हैं, अपना वो जो हेड है उसको धीरे धीरे मूव करते हैं, वो आर्म्स लेग को मूव करना सीखते हैं, ऑब्जेक्ट को ग्रैब करते हैं, पकड़ना सीखते हैं, रोल करते हैं, साइड टू साइड क्रॉल करना लग जाते हैं। तो उनके लिए उनके नीचे एक्सरसाइज दे रखी है, मूविंग हैंड्स, फीट, लेग्स, थ्रोइंग, पुलिंग एंड पुशिंग, रीचिंग, ग्रैप्सिंग। ऐसे ही अर्ली चाइल्डहुड के लिए भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर स्किल्स, बैलेंस। देन उसके एक्सरसाइजेज हैं उनके लिए, रनिंग, जंपिंग, कैचिंग। सेम फॉर द मिडिल चाइल्डहुड फ्रॉम 7 to 12 ईयर्स। देन लेट चाइल्डहुड के लिए 13 to 18 ईयर्स, और उनके लिए एक्सरसाइजेज हैं। तो ये सारी, इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर ये है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, 5 मार्क क्वेश्चन, विच आर द आसन प्रैक्टिस फॉर प्रिवेंटिंग हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए, क्योर करने के लिए कौन कौन से आसन होते हैं, और कोई भी 2 आपको मेंशन करने हैं, प्रॉपर तरीके से उनके डिटेल में बताना है, उसका प्रोसीजर, बेनिफिट, कंट्राइंडिकेशन। सेम जो ऑप्शन में ऐसी आसन आपको बताना है अस्थमा के लिए, और किसी भी 2 के बारे में आपको लिखना है उसमें। सो बात करते हैं यहाँ पे हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन के लिए आसन कौन कौन से होते हैं, तड़ासन हो गया हमारा, देन वज्रासन, पवन मुक्तासन, देन अर्धचक्र आसन हो गया, यहाँ पे भुजंग आसन, शवासन। तो ये हाइपरटेंशन के लिए आपके पास आसन है। यू हैव टू डिफाइन एनी टू कोई भी 2 आपको, उनका प्रोसीजर, उनके बेनिफिट, ये सब हमें लिखने हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट अस्थमा, सो वी हैव शवासन, देन व्हील पोस्ट जो चक्रासन होता है, यहाँ पे गौमुख आसन, पर्वत आसन, भुजंग आसन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्य आसन। तो यहाँ पे हमारे पास अस्थमा के भी आसन है, यहाँ पे योगिक आसन है। कोई भी 2 आपको उनको प्रॉपर तरीके से एलोबरेट करना, उनका प्रोसीजर लिखना है। सो वी हैव लास्ट क्वेश्चन
रुद्र इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट टू कलेक्ट डाटा फॉर असेसिंग फिजिकल फिटनेस अमॉन्ग सीनियर सिटीज़न एट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। जो रुद्र है वो एक डाटा बना रहे हैं सीनियर सिटीज़न का फिजिकल फिटनेस का। ही प्लान्स टू एडमिनिस्टर टेस्ट फॉर असेसिंग लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। अब उन्होंने कौन कौन सा टेस्ट करने हैं? लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। लिस्ट द टेस्ट ही शुड कंडक्ट। वो लिस्ट टेस्ट लिखने हैं हमें, उनको लिखने कौन कौन से उसे कंडक्ट कराने हैं, और एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसीजर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग द स्कोरिंग सिस्टम, और उसको उसका प्रोसीजर भी लिखना है। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि सीनियर सिटीज़न जो टेस्ट है रिकी एंड जोन्स का, उसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं। तो बेसिकली लोअर बॉडी को, अगर लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करनी है तो हमारे पास चेयर सिट एंड रिस्ट टेस्ट होता है। देन अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बैक स्क्रैच टेस्ट, एंड लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को अगर हमें चेक करना है तो चेयर सिट एंड चेयर सिट चेयर सिट टेस्ट चेयर सिट एंड स्टैंड टेस्ट। तो ये 3 जो टेस्ट हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास ये टेस्ट हैं यहाँ पे रिकी एंड जोन्स के। तो जो क्वेश्चन में जैसे बोला है कि लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये सिट एंड चेयर सिट रिलीज टेस्ट हो गया। अपर बॉडी फ्लेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? बैक स्क्रैच टेस्ट। और जो लास्ट उन्होंने बोला था कि लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? चेयर स्टैंड टेस्ट। ये हमारा है चेयर। तो ये 3 टेस्ट को आपको डिटेल में लिखना है। तो ये था आपके लिए सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर इशू किया था, उसका मैंने पूरा एलेबरेट पूरा करके इसको बताया है। हाँ, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, बट इट्स ओके। आपको प्रॉपर तरीके से सबके आंसर मिल जाएंगे, और कैसे उनको एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखना है आपको, ये भी देखने को मिलेगा। तो आई होप सो गाइज आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। इन केस अगर कोई डाउट होता है इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं बिल्कुल से उसका रिप्लाई दूंगा। डोंट वरी, उसका रिप्लाई मैं बिल्कुल दूंगा। तो आई होप सो आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे जो आपके स्कूल में प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं या बोर्ड एग्ज़ाम होगा। ऐसे क्वेश्चंस मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप असर्शन वाले क्वेश्चंस भी हैं इसमें, केस स्टडीज़ भी हैं, डाटा वाले भी हैं। तो अपने जो नेक्स्ट वीडियोज़ में होगा, इसी को नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने में ऐसे ही क्वेश्चंस को थोड़ा और आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जिससे आपको हेल्प मिले बोर्ड एग्ज़ाम्स में। बोर्ड एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है अब,